हाँ मित्रों, स्वागत है श्रीज गुप्ता क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक आपके बीच में रख रहे हैं। टॉपिक का नाम है नई शिक्षा नीति, जो आज की बर्निंग इशू है। आखिर ये शिक्षा नीति है क्या और इसमें नयापन क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। शिक्षा और नीति ये दोनों रिलेटिव टर्म हैं। कहा जाता है कि यदि देश की प्रगति करना है तो उसके शिक्षा नीति में परिवर्तन करें, और शिक्षा नीति हम 1947 के पहले थोड़ा ले जाएं तो मैकाले साहब के शिक्षा नीति को देखें तो इनकी शिक्षा नीति थी कि भारत में ऐसे युवा वर्ग का निर्माण करना है जो बॉडी एंड फ्लेश से तो इंडियन हो, बट माइंड एंड सोल से अंग्रेज़ हों। और इस बल पे इन्होंने अपनी शिक्षा नीति बनाई और लंबे समय तक देश पे शासन किया। आज़ादी के उपरांत 3 शिक्षा नीति आई। पहली आई 1968 में इंदिरा जी के समय में, दूसरी 1984 में राजीव जी के कार्यकाल में, इसको 92 में पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में थोड़ा रिवाइवल करके रखा गया, थोड़ा नया किया गया। और वर्तमान में जो 2020 की न्यू पॉलिसी है, इस पे हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। मित्रों, यह पॉलिसी 2017 को फाउंडेड की गई थी इसरो के डायरेक्टर कस्तूरी रंगन साहब के देख रेख में, जिसको इन्होंने 2017 में सरकार को सौंप दिया। इसका मसौदा आपके सामने है और इसके कुछ पॉइंट को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा मैं। मित्रों, नई शिक्षा नीति वास्तव में हर प्रकार से बेनिफिशियल है। हम इसको समझें और इसके बेनिफिट्स को लेने का प्रयास करें। हम जरा ब्रिंग आई व्यू सर्वे करें पूर्व शिक्षा नीति 10+2 की। वर्तमान जो शिक्षा नीति बन रही है वो है 4। तो 10+2 इम्प्लाइज दैट 12, और वर्तमान शिक्षा नीति ये 15 साल की बन रही है। यह शिक्षा नीति 6 वर्षों से स्टार्ट होती थी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम बच्चे को 6 नहीं 3 वर्ष से प्रारंभ करेंगे। तो इन 3 वर्ष को इन्होंने पहले से ले लिया। अब बच्चा प्रारंभिक दौर में जो खेलता कूदता था वहाँ से पढ़ाई प्रारंभ करेगा। इस स्टेज को सरकार ने करीब 4 चरणों में बांट रखा है। 5, 3, 3, 4 इनके नाम दे रखे हैं। ये है फाउंडेशन, ये क्या कहते हैं प्रिपरेटरी है, ये मिडिल है, ये अपर क्लास का है। अच्छा रहेगा हम इसको समय रहते समझ लें। हम चर्चा करते हैं फाउंडेशन स्टेज। ये विद्यार्थी का पहला स्टेज है जिसमें विद्यार्थी 5 वर्ष रहने वाला है। यहाँ विद्यार्थी 3 वर्ष से एडमिट करेगा, जो कि पहले 6 वर्ष की अवस्था में आता था, 3 वर्ष की अवस्था में एडमिट हो जाएगा। अब इस 5 वर्ष को सरकार ने 2 स्टेज में बांट रखा है, 3-2। 3 अर्ली स्टेज है, इसको खेलने कूदने का है और इसमें किसी प्रकार का बुकिश बर्डन उस पर नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ खेलना कूदना है। यहाँ बच्चे विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी यूनिफॉर्म, विदाउट एनी बैगेज विद्यालय में आएंगे और क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ खेलेंगे। चाहे वो झगड़ा करें, चाहे वो पेंटिंग करें, चाहे वो गड्ढा खोदें, चाहे वो कुर्सी लेके दौड़ें। अब यहाँ पे सरकार को करना क्या पड़ेगा, इस प्रकार के प्लेइंग की बहुआयामी व्यवस्था इन विद्यालयों को करनी पड़ेगी। और उसके बाद वह 1 और कक्षा 2 भी यहाँ पास कर लेगा। इन फाउंडेशन स्टेज में बच्चे के पास कोई कॉपी किताब नहीं रहेगी, और दूसरे स्टेज में जब पहुँचेगा तो प्रिपरेटरी स्टेज हो जाएगा।
इस प्रिपरेटरी में वह 3 वर्ष रहने वाला है। अब यहाँ पे वह कक्षा 2 उसने ऑलरेडी पास कर लिया है, यहाँ 3, 4, 5 की पढ़ाई करेगा। क्लास 1, 2 इसने प्राइमरी स्टेज यानी 8 वर्ष में पास कर लिए हैं, 5, 3, 8, 3 वर्ष में एडमिशन लिया इसने और इस प्रकार 8 हो गया। अब दूसरे में इसी के साथ वह क्लास 1, 2 को पास कर लिया है, यहाँ उसको कोई परीक्षा नहीं देनी है। अब परीक्षा के कार्यकाल उसके क्लास 3, 4, 5 से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे उसके पास बुक्स कॉपीज हो जाएंगी और इन सारी स्टडीज़ को वह मदर लैंग्वेज में पढ़ेगा, मदर टंग कह लीजिए, मातृभाषा। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ असम का रहने वाला असमी पढ़ेगा, तेलुगु पढ़ेगा, कन्नड़ पढ़ेगा, पंजाब का है पंजाबी पढ़ेगा, हिंदुस्तानी स्पीकिंग पीपुल MP, बिहार, UP, झारखंड का है तो वह हिंदी में इन फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा। यहाँ पे सरकार की पूरी योजना है कि उसको बेसिक जानकारी उसके मदर लैंग्वेज में दी जाए, क्योंकि बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वह मातृभाषा को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसको अंग्रेजी का भी अध्ययन कराया जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरे स्टेज में हम देखें तो आ जाते हैं मिडल स्टेज। अब यहाँ से उसकी पढ़ाई और स्पीड पकड़ती है, तो यहाँ पे वह फिर 3 वर्ष रहने वाला है। क्लासेज हो जाएंगे उसके 6, 7, 8। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ सकते। जो स्पेशलिटी है यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, पढ़ाया जाएगा कोडिंग, कंप्यूटर नॉलेज। हम नहीं करें कि कक्षा 6 में आते ही वह सॉफ्टवेयर बनाने लगेगा और इंजीनियर बन जाएगा, बट नॉलेज इज मस्ट। उसको छोटी छोटी जानकारियाँ कोडिंग की, कंप्यूटर नॉलेज उसको दिए ही जाएंगे। इनके साथ वह वोकेशनल कोर्स करेगा। वोकेशनल कोर्स यानी उसको इच्छा है कि मैं ऑटोमोबाइल का काम करूं, तो स्वाभाविक उसको किसी गैरेज पे हमें ले जाना पड़ेगा। उसकी इच्छा है कि काश मैं भी फर्नीचर बनाना सीख जाऊं, तो उसको कारपेंटरी भी हमें सिखानी पड़ेगी। लड़कियों की इच्छा है कि कुकिंग कैसे करते हैं, तो उसको रसोई के भी कोचिंग यहाँ पे कराने पड़ेंगे। इस प्रकार हार्टिकल्चर, बागवानी की इच्छा है, पुस्तक कला की इच्छा है, तो सरकार का पूरा प्रयास है कि वह वोकल एजुकेशन यहाँ पे अवश्य ले, ताकि उसके सामने बाद में रोजी रोटी की समस्या न आए। लास्ट स्टेज को देखते हैं। फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी है, मिडल है और क्या कहते हैं उसके बाद सेकेंडरी स्टेज कर लीजिए। सेकेंडरी स्टेज फिर यहाँ पे वह 4 साल रहने वाला है। मित्रों, यह सेकेंडरी स्टेज उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ से वह उच्च कक्षाओं में प्रवेश करता है। यहाँ पढ़ेगा 9, 10, 11, 12। यहाँ उसकी सारी पढ़ाई मातृभाषा में चल रही है। यहाँ पे इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट चल रहा है, बट उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुमको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। हम जानते हैं कि वर्तमान समाज के हिसाब से इंग्लिश इज मस्ट। प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अंग्रेजी की जानकारी होनी ही चाहिए। एक भारतीय किसी देश में जाकर अंग्रेजी के माध्यम से वह रोजी रोटी कमा लेता है, भले यहाँ पे स्पोकन क्लास न किया हो, वह इन बेसिक इंग्लिश की जानकारी से वहाँ पे अपना गुजारा कर सकता है। किंतु यहीं बगल में चाइनीज़ को देखिए, तो शायद चाइनीज़ के साथ ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि उनको पैरेलल सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं रखा गया है। वहाँ का व्यक्ति चाइनीज़ ही बोलेगा, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, और इसलिए उसको विदेशों में सर्वाइव करने में परेशानी आती है। किंतु भारत के साथ ऐसा नहीं है और सरकार भी नहीं चाहती कि ऐसा भविष्य में हो।
इसलिए इंग्लिश इज एज ए सब्जेक्ट नॉट एज ए मस्ट, और हम स्वयं जानकार हैं, हम उसको वैल्यू देते हैं। सेकेंडरी स्टेज को देखें तो यहाँ 4 वर्षों में 9, 10, 11, 12 का अध्ययन करेगा, जिसमें एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश का भी महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पे पढ़ रहा है जैसे अन्य सब्जेक्ट की भांति इन सब्जेक्ट को भी पढ़ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शनल व्यवस्था क्या की है कि सरकार ने उसके साथ एक्सट्रीम नामक व्यवस्था हटा दी है। जैसे हम 10 के बाद 11 में गए तो तुरंत हमारे सामने एक्सट्रीम आ जाती है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। चलो भाई, साइंस में मैथ, बायो। अभी रिजल्ट 10 के बंटने चालू हुए नहीं कि ये एक अनार 4 बीमार की भांति आर्ट पढ़ लो, बायो पढ़ लो, मैथ पढ़ लो। इन्होंने कहा नहीं मैं कॉमर्स पढ़ूंगा, मैं बहुत बड़ा कॉमर्शियल बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। तो इन बच्चों को हम या तो मोटिवेट करते हैं या फिर हमें मिसलीड करना पड़ता है कि नहीं तुम मैथ ही पढ़ लो, नहीं बेटा तुम आर्ट पढ़ लो। किंतु नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें हम किसी प्रकार को मिसलीड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस सारी व्यवस्था को हटा दी है। एक्सट्रीम इज टोटली डिलीटेड। यहाँ पे विद्यार्थी को सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री मिलेगी, इंटर की डिग्री मिलेगी। मैथ है, बायो है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है। बच्चा इंटर में पढ़ रहा है तो उसने सोचा चलो एक मैथ पढ़ लेता हूँ। ज्योग्राफी वाले भी सर जी बढ़िया पढ़ाते हैं, इनको भी ले लेता हूँ। इतिहास में भी बहुत मज़ा आता है, इनको भी ले लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, वह ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, बायो भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मैथ भी पढ़ रहा है। उसने कहा हटाओ छोड़ो, फिजिक्स के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिजिक्स भी ले लेता हूँ। तो यानी अब उसके सामने एज ए खिचड़ी का सिस्टम बनेगा, क्योंकि बायो भी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, XYZ करके उसने किसी प्रकार से इंटर पास करने का प्रोग्राम बनाया। तो मित्रों, सरकार की जो नई पॉलिसी है इसमें एक्सट्रीम शब्द गायब हो जाएगा, जो कि आने वाले बच्चों के लिए लाभदायक होगा। हम अपने समय की बात करें तो हमें एक्सट्रीम बना था बायो और मैथ। आर्ट्स एंड आर्ट्स की ये 10, 12, 20 सब्जेक्ट हैं, इसी में लड़ो मरो, हमसे मतलब नहीं है। साइंस पढ़ना है तो तुम्हें मैथ, बायो, फिजिक्स और ये सब लेने ही पड़ेंगे। अच्छा है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में कॉमन है, इनको चलो। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं रहेगी। अगली उपलब्धि इस एक्सटर्नल डिवाइस में क्या किया सरकार ने, यहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम चालू कर दिया है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या है कि बच्चे को साल में 2 एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। साल में उसको 2 एग्ज़ाम्स देनी पड़ेंगे, एक ऑप्शनल भी कहा सकता है, प्लस डेस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें डेस्क्रिप्टिव कह लीजिए। तो ऑप्शनल और डेस्क्रिप्टिव के माध्यम से उसको परीक्षा देकर उसको फ्रेटिंग रटंत विद्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास सरकार का है। रटंत विद्या से मुक्ति, किस प्रकार मुक्ति, उसको मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हम उसे इस प्रकार एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कि उसको रात भर जग के चलाना नहीं पड़ेगा मैथ, साइंस, बायो को। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्टिव है, क्रिएटिविटी के माध्यम से वह अध्ययन करेगा। 2 परीक्षा होने से मतलब क्या होगा कि उसके दिमाग से जो साल भर का बोर्ड परीक्षा का बर्डन है वो 2 भाग में बट जाएगा। एक प्रकार से मानिए कि बोर्ड परीक्षा इज टोटली गन फ्रॉम हियर, यहाँ से बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से हटा दिया गया है, हटा ही मानिए। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर वाइज उसकी परीक्षा होगी और दूसरे उसकी, अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, रिजल्ट के भी सिस्टम अलग हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चे को पूरी तरह से
एक्सट्रीम से मुक्ति मिल जाएगी और बोर्ड के टिपिकल बर्डन से मुक्ति मिल जाएगी। नतीजा उसको कोचिंग, ट्यूशन से भी मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि उसका इस प्रकार का एटमॉस्फेयर रहेगा कि इसको कोचिंग ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा यदि एवरेज बच्चा है तो। अब हम देखें 5-3-3-4 का ये सरकार का ड्राफ्ट है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहले सरकार 12 वर्ष तक राज्य सरकार विद्यार्थियों को अपने केयर टेकिंग में रखती थी, या कह दीजिए उसकी चिंता करती थी कि हम भाई तुम्हें 12 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम्हें हम नहीं पढ़ाएंगे। कारण क्या है कि हम या तो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, या झारखंड बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, किसी बोर्ड से पढ़ के 12 के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन में गए हैं, तो ग्रेजुएशन में हम नहीं कहें कि हम महाराष्ट्र बोर्ड से बीए किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उसके बाद ये राज्य सरकार यूनिवर्सिटी में डाल देती है कि भाई जैसे पढ़ना है पढ़िए, चाहे बीए जैसे पढ़ना बीकॉम करिए, जो करना करिए। लेकिन अब क्या है, अब ग्रेजुएशन को हम देखते हैं तो इनका ग्रेजुएशन 4 इयर्स कोर्स नया लॉन्च हो रहा है। अब ठीक यही एक्सट्रीम डिलीशन की प्रक्रिया इस ग्रेजुएशन में भी आप देखें कि यहाँ भी ग्रेजुएशन का जो प्रोसीजर है मैं समझाऊँ आपको। बच्चा सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री पाएगा, उसको बीए, बीएससी, कॉमर्स इत्यादि की डिग्री नहीं मिलेगी, और यह डिग्री 4 कैटेगरी में बढ़ जाएगी। नंबर 1 पार्ट है, इसको कहते हैं सर्टिफिकेट। सरकार ने यहाँ पे इसको इंटीग्रल डिग्री कर रखा है, यानी यदि आपने ग्रेजुएशन 1 साल किया तो आपके रिजल्ट पे सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा लिख देगा, तीसरे साल पर डिग्री लिखा रहेगा, और लास्ट ईयर में आपके रिजल्ट पे रिसर्च लिखा रहेगा। इस प्रकार 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है। अब इसमें आप जस्ट लाइक इंटरमीडिएट, चाहे आप साइंस मैथ का खिचड़ी पढ़िए, चाहे बीएससी कॉमर्स का खिचड़ी पढ़िए, सरकार को इससे लेना देना नहीं है। प्रश्न उठता है कि अब जैसे हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, चले गए बम्बई कमाने, अथवा पिताजी के व्यवसाय में काम जुटाने लगे, तो इंटीग्रल है, आप जब चाहें इसमें प्रवेश करके अपना काम आगे कर सकते हैं, सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप आए, डिप्लोमा की डिग्री दिखाएं, उसके बाद झट से 3rd ईयर में एडमिशन करके 4th ईयर करके आप रिजल्ट ले लीजिए। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं पीजी। तो यह पीजी भी 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, जैसा आप चाहें। इसको समझिए, जिन विद्यार्थियों ने 4 इयर्स ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको 1 वर्ष की पीजी करनी पड़ेगी। जिन्होंने 3 वर्ष किया है, 2 वर्ष ही किया है, उन्हें इसी पीजी को 2 साल में निपटाना पड़ेगा। और ठीक वही काम सरकार का बीएड का है। जिन्होंने 4 इयर्स ग्रेजुएशन किया हुआ उनके लिए 1 ईयर, और बाकी के लिए इस प्रकार के बीएड के कार्यक्रम से उनको गुजरना पड़ेगा। मित्रों, ये हमने आपको एजुकेटिव डिग्री की बात बताई, जिसका संबंध हम इन विद्यालयों से डिग्री बटोरने में करते हैं। अब इसी शिक्षा के जुड़े अन्य पहलुओं को हम दिखाते हैं। अच्छा रहेगा कि आप इनको अच्छी तरह समझ लें, ताकि आप भी स्टूडेंट के नाते इनको शेयर कर सकें, किसी को बता सकें कि भाई मैं यहाँ का विद्यार्थी हूँ, शिक्षा को मैं इस प्रकार जानता हूँ। अदरवाइज आज कोरोना है,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च नहीं हो पा रही है, और जैसे ही कोरोना ठीक होता है हार्डली 21 में अथवा 22 में इसको लागू हो जाना है। हमें आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। इस शिक्षा नीति की दूसरी बात को देखें, तीसरी बात को देखें, चौथी बात को देखें, बहुत सी इसमें अवेलेबिलिटी दे रखी है कि आप उसको जितना समझना चाहें समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें रिजल्ट। तो जो रिपोर्ट कार्ड हम अभी तक देते आए हैं वो हम लिखित परीक्षा लेते हैं, उसके नंबर के आधार पे 100, 50, 70 जितने में है उतनी डिवाइडेड बाई करके उसको रिपोर्ट कार्ड हैंडल कर देते हैं। सरकारी विद्यालयों में अभी कुछ इस तरह का मानक आए हुए हैं, कोटा पूर्ति के नाम पे उनको भी भर के दे ही दिया जा रहा है। अब रिजल्ट का प्रोसीजर जो है वो 4 स्टेज का हो गया। पहला ऑब्टेन्ड मार्क्स कि लड़का लिखित में कितना पाया है। दूसरा सेल्फ असेसमेंट, दूसरा लड़का स्वयं का मूल्यांकन करेगा और उसका भी नंबर वो स्वयं को देगा अपनी अंतरात्मा में झांक कर कि क्या मैं इस लायक हूँ। तीसरा उसके फ्रेंड सर्किल उसको नंबर देंगे, और चौथा टीचर का आंतरिक मूल्यांकन का नंबर करके, इस प्रकार 4 नंबर के आधार पर उसके रिपोर्ट कार्ड बनेंगे और ये उसके एक्चुअल सिचुएशन को दर्शाएगा। इसको आप समझते चलें कि अब विद्यार्थी को उसके नंबर से, उसके फ्रेंड के नंबर से उसका क्या लेना देना है। इसकी एक गहरी साजिश है मित्रों। एक विद्यार्थी को उसके फ्रेंड्स नंबर देंगे, इसका मतलब एक विद्यार्थी को अपने सेक्शन के सारे विद्यार्थियों से सामंजस्य बैठा के रखना पड़ेगा। यदि हमारे सेक्शन में 55 विद्यार्थी हैं तो अगर 2 में राम रावण का युद्ध है तो उनको यह भी भय है कि अगर इसको मैं यहाँ पे झगड़ा कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो हो न हो रिजल्ट में यह मेरे को पुअर नंबर दे देगा, इसलिए भैया इससे मित्रता बना के रखो। यह बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और टीचर का आंतरिक मूल्यांकन रहेगा कि टीचर तो लिखित में तो तुम लहा जोहा के कर दिए हो, 60 में 65 ले लिए हो, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन का नंबर गुरु कृपा के नंबर हैं। गुरु की कृपा बरसने के लिए भाई उनसे तालमेल बैठाना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर मिल सकेगा। और अभी तक हमारा बेस इसी नंबर के आधार पे गुजारा होता रहा है। सरकार की अगली पॉलिसी को देखें। सरकार की पॉलिसी है टीचर्स अपॉइंटमेंट, इनकी भर्ती वगैरह के बारे में। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सरकार की योजना है कि रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू प्लस इंटरव्यू किए जाएंगे, प्लस डेमो भी किए जाएंगे। इन्होंने पीआरटी को इससे वंचित रखा हुआ है, यानी 1 to 5 के टीचर्स के लिए यह अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर के लिए रिटन, इंटरव्यू प्लस डेमो तीनों के आधार पे उनकी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। प्लस अगली पहल है रोटेशनल इनका इंस्पेक्शन होगा। समय समय पे इन शिक्षकों का इंस्पेक्शन करके सरकारी महकमा तय करेगा कि क्या वास्तव में मेहनत परिश्रम से आए हैं, कहीं जुगाड़ विद्या वाले तो नहीं है, इनको गो बैक कर दिया जाएगा। और सरकार की पहल क्या है मित्रों? सरकार की और पहल है कि शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक अपॉइंटमेंट। सरकार की पहल है कि शिक्षक यदि कहीं पे अपॉइंट हो रहा है, जनरली बेसिक शिक्षक, तो वह उसी स्थान पर तब तक सेवा करता रहेगा जब तक उसका प्रमोशन न हो। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अधिकांश टीचर सुविधाजनक स्थानों पर भागना चाहते हैं। क्या हुआ, डाउन ट्रोडन पद दलितों के बीच में, कंजर्वेटिव रूढ़िवादियों के बीच में, अथवा अति दुर्गम पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे संसाधन नहीं है वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है।
तो नतीजा क्या है, वह क्षेत्र सदियों से वंचित था, आज की डेट में भी वह वंचित है। और इस प्रमोशन और क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर अगर हो जाएगी कि नो ट्रांसफ़र, और अपॉइंटमेंट के समय शिक्षक भर देगा भाई हमें ट्रांसफ़र नहीं लेना है, ट्रांसफ़र का कंडीशन है प्रमोशन, तो देश का कोना कोना शिक्षित हो सकेगा और यह नई शिक्षा नीति की बड़ी उपलब्धि रहेगी। दूसरी उपलब्धि क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों से सरकारी सेवाओं को नहीं लिया जाएगा। सरकारी सेवाओं का मतलब पोलियो ड्रॉप पिलाना है, जनगणना करना है, नए योजना आंगनबाड़ी के कार्यक्रम है, एमडीएम का प्रोग्राम है, दुनिया भर का प्रोग्राम है। आज फलाने साहब की बैठक है, कल डीएम साहब की बैठक है, मास्टर साहब झोला टांगे टांगे बैठक अटेंड कर रहे हैं, एक बेचारा शिक्षा मित्र पूरे स्कूल को संभाल रहा है। तो ऐसे सारे कार्यक्रम सरकार के बंद करने के प्रोसीजर में हैं। एकमात्र काम बचेगा इलेक्शन। सरकार की योजना है कि सिर्फ सरकारी शिक्षक इलेक्शन की ड्यूटी कर सकेगा और से उसको हम मुक्ति दिलाएंगे। कैसे दिलाते हैं ये सरकार की नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है, अभी सिर्फ ड्राफ्टिंग इसकी आई हुई है। अन्य पॉलिसीज़ में आप देखें तो सरकारी सिस्टम्स जो एनटीसीई इत्यादि, यूजीसी, और क्या क्या गवर्निंग बॉडीज़ थी, इनको सरकार ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। अब इसके स्थान पे रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की योजना है। रेगुलेटरी बोर्ड जो पूरे शिक्षा तंत्र को रेगुलेट करेगी और इनके माध्यम से इन विद्यालयों को पूरी तरह से गवर्न किया जाएगा। तो मित्रों, यदि हम ध्यान से देखें तो नई शिक्षा नीति में पूरे भारत की तस्वीर बदलने की तैयारी है। अब इसमें अवेयरनेस की सख्त आवश्यकता है कि हम इसको कितना अप्लाई करके कितना लाभ ले सकते हैं, यह हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद मित्रों।